आगे बढ़ेंगे। हमारे मेहमान जो कि अब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल और बीएनपी पारिबा शेर खान बाय बीएनपी पारिबा के गौतम कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और सीधा रुक करेंगे हमारे पहले दर्शक की ओर जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर है विवेक। विवेक नमस्कार, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं हाँ। भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ मैम। ओके, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे दो सवाल हैं। मैम पहला सवाल कि मैम लास्ट ईयर मेरी शादी हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, तो और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि मुझे स्टॉक्स का कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू में स्टार्ट किया था मैम। एक लार्ज कैप कैनरा रेवेको ब्लू चिप और पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप है मैम, और मैम लार्ज एंड मिड कैप में एक्चुअल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी 2000 करके मैंने स्टार्ट किया था मैम। तो अभी जानना था मैम कि मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया हूँ नहीं, और इक्विटी मेरे को इक्विटी में ही निवेश करना है मैम। ओके। और मेरा नजरिया 10 से 10 साल का है, और ये था मैम कि मैम और जानना था कि मैं वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैम ग्रोथ फंड में, ये थोड़ा जानना था। जब आपने स्कीम खरीदी थी तो फिर आपने देखा नहीं कि कौन से किस तरह की स्कीम ली है आपने? नहीं मैम उतना मेरे को जानना है। थोड़ा सा आपका चैनल देखिए और थोड़ा यूट्यूब में देख के फ्लेक्सी कैप की, उसमें वो मिड कैप का भी ले सकता है एक्सपोजर, कभी लार्ज कैप का भी ले सकता है, और ब्लू चिप लिया था क्योंकि वो अलग से मिड और स्मॉल कैप लेने के बारे में आपने क्यों सोचा? मैम ये इसलिए कि मैम अभी मिड कैप मैम मार्केट जैसा अभी गिर रहा है, तो मैं सोच रहा था कि अगर मिड कैप ले लूं तो क्योंकि उसका मैम रिस्क प्रोफाइल तो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू स्मॉल कैप से। तो मैं सोच रहा था कि मिड कैप लेके उसमें से और 2000 रुपए एसआईपी कराना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है मैम। तो मैं सोच रहा था अगर ले लेता और 1-2 साल में अगर मार्केट रिकवरी करता तो मेरे को नो प्रॉब्लम। और आप कह रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से आपको लगभग 12 से 13% का रिटर्न चाहिए, तो जो आपने फंड्स में निवेश किया है वो आपने किसी लक्ष्य के तहत किया है? क्योंकि आप अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो आपने कुछ कॉर्पस के बारे में सोचा होगा जो आपको चाहिए होगा। जी मैम मैं 2 करोड़ का कॉर्पस के लिए सोच रहा था, और अपने बच्चे की पढ़ाई के और एजुकेशन का। और एजुकेशन का है कि मैम एजुकेशन बहुत जल्दी वो फास्ट होता है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है कंपेयर टू एजुकेशन, वही देख रहा था। चलिए पंकज जी बताएं, सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि आप एक वेल डिवर्सिफाइड अप्रोच का महत्व क्या है वो दर्शकों को समझाएं विवेक के सवाल के जरिए। बिल्कुल कविता। विवेक देखिए, आपने जो 3 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसमें से आपके पास में एक तो लार्ज कैप फंड है कैनरा रूबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एक आपका फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड वो होता है जिसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो सकता है। और एक आपके पास में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अब इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर हम लार्ज कैप की बात करें, लार्ज कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली मार्केट कैप क्या होता है? जो शेयर का करंट प्राइस है उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए नंबर ऑफ शेयर से उस कंपनी के। हम किसी भी कंपनी की बात करें अगर, तो अगर मुझे ये जानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप क्या है, तो इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का जो अभी शेयर का प्राइस है उसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मार्केट कैप मालूम चलता है। तो इस तरह से जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप हो गई, 101 से लेकर और 250 तक जो 150 कंपनी बाकी की हैं वो आपकी मिड कैप हो गई, और उसके बाद की कंपनीज स्मॉल कैप कहलाती हैं। अब क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पर एक तो रिसर्च बहुत ज्यादा होती है उन शेयर्स के बारे में। आपने भी उन बड़ी कंपनी का नाम सुना होता है हमेशा से। और साथ ही उन कंपनीज में क्योंकि बिजनेस एस्टेब्लिश्ड होता है, मैनेजमेंट एस्टेब्लिश होता है, तो वहां पर उतार चढ़ाव का जो रिस्क है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली। और जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनमें उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में वो लार्ज कैप बनेंगी, तो वो ग्रोइंग कंपनी होती हैं। और जो स्मॉल कैप कंपनी होती है बहुत ही छोटी होती हैं कंपैरेटिवली, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनमें ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि अभी छोटी हैं तो वहां पर चांसेस ज्यादा हैं बिजनेस को ग्रो करने के। लेकिन होता यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने कहा कि उतार चढ़ाव वहां पे कम रहेगा लेकिन स्टेबल रहेंगी। छोटी कंपनी में रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा होंगे
लेकिन वहां पर जो उतार चढ़ाव का जोखिम है, वॉलेटिलिटी है, वो भी बहुत ज्यादा होने की उम्मीद रहती है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? मान लीजिए आपको अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 50 रुपए आप लार्ज कैप में करो, आप 30 रुपए मिड कैप में करो और 20 रुपए आप स्मॉल कैप में करो। इस तरह से आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, या 60-30-10 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है वो कम होना चाहिए और लार्ज कैप में सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न दोनों ही सही रहेंगे, तो ये मकसद होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में एक चीज है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, और डाइवर्सिफाइड मतलब सिर्फ मार्केट कैप से नहीं है, जो एलोकेशन है सेक्टर्स में वो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप डेफिनेटली मिसिंग है। आपका टारगेट 10 साल का है, क्योंकि जो आपने फ्लेक्सी कैप फंड लिया हुआ है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, उसका एक्सपोजर भी स्मॉल कैप में नहीं है। कभी हो सकता है फ्यूचर में, पर फिलहाल नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि स्मॉल कैप तो आपको ऐड करना ही चाहिए। हालांकि आपने पूछा है मिड कैप स्मॉल कैप दोनों, मिड कैप आप अगर स्किप भी करें तो चल सकता है, क्योंकि आपके पास जो स्कीम्स हैं उनका एक्सपोजर मिड कैप में सभी का है। तो स्मॉल कैप में आप कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, दोनों में से कोई भी एक फंड ले सकते हैं। और मिड कैप अगर आप ऐड करना चाहें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 या पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में से कोई भी कीजिए। लेकिन बता दूं कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 है, इसका पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, हालांकि रिटर्न्स के हिसाब से अच्छा है। आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड चाहिए, डाइल्यूटेड पोर्टफोलियो, तो फिर पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड सही रहेगा। तो हम इस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और आपको पैसा अगर इस टाइम पे जैसे एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर लमसम में करना हो तो थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में करें, एक साथ पूरे पैसे को निवेश ना करें। एक और चीज़ पंकज जी, यहाँ पर देखिए 10 साल का लक्ष्य निर्धारित तो कर दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये समझाना कि 10 साल की अवधि में ठीक है, आप ये समझ गए हैं कि महंगाई को मात देने वाला पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, उस हिसाब से आपको फंड शामिल करने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं 10 साल के अंतराल में आपको ये भी समझना होगा कि किस तरह से आपकी रिस्क भी कम हो जाती है और कैसे आप अग्रेसिव या कम एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसका कॉल कैसे लिया जा सकता है? देखो कविता, हमने देखा है कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो मतलब नियम है इक्विटी का, तो ये पीछे भी रहा है, आगे भी हम ऐसा देखेंगे कि उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन मार्केट जब नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है। तो ऐसे में अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें हो सकता है रिकवरी थोड़ी लेट आए, लार्ज कैप में रिकवरी जल्दी आ जाती है। तो जैसा कि वक्त अभी चल रहा है, जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो लार्ज कैप में पहले रिकवरी देखी जाएगी कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर आपका नजरिया 5 साल का है मान लीजिए, तो आपका निवेश ज्यादा लार्ज कैप में होना चाहिए, थोड़ा मिड कैप में, स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। 10 साल का है तो वहां पर आप थोड़ा सा स्मॉल कैप को शामिल कर सकते हैं। पर अगर 20-25 साल का नजरिया हो तो वहां पर आप स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा रखें, क्योंकि वहां पर गिरावट भी आएगी तो समय है उसको वापस रिकवरी के लिए। तो मतलब कहने का सिर्फ यह है कि लार्ज कैप, मैंने शुरुआत में भी कहा कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो इसके लिए जितना ज्यादा उतार चढ़ाव का जोखिम है उतना ही लंबा समय आप लेकर चलें, ताकि अगर गिरावट आए तो उसको रिकवरी के लिए टाइम मिल सके। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो बहुत ज़रूरी है दर्शकों को बताना कि आप मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में जब भी निवेश कर रहे हो तो आपका नज़रिया 5 साल या उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। लेकिन साथ ही गौतम, एक और सवाल ये आता है, क्योंकि अभी आपके पास एक मल्टी कैप है जहाँ पे आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, फ्लेक्सी कैप में भी है आपके पास एक्सपोजर, उसके अलावा एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी अलग से मौजूद है। इन सब के बावजूद क्या आपके पास एक मिड कैप और स्मॉल कैप का अलग से फंड होना चाहिए, या इन तमाम कैटेगरीज में क्योंकि आपका एक्सपोजर कवर्ड है तो जरूरत नहीं है अलग से आपको इस थीम पर फंड रखने की? जरूरत एक्चुअली नहीं है रखने की फंड, मगर वो पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप में ज्यादा है और आप एक ही फंड से खुश हैं, तो दूसरा फंड ऐड करने का महत्व यही है कि आपको फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, उनका स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो वो फायदा है, वो डाइवर्सिफिकेशन से आपका थोड़ा सा रिस्क कम होता है। अगर लार्ज मिड में आपने बहुत एक्सपोजर लिया हुआ है और आपने ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड में लिया है जिनमें लार्ज और मिड में ज्यादा एक्सपोजर है, उसके साथ अगर आप एक और लार्ज कैप के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो फिर कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स को ये नहीं समझ में आता है कि उनका लार्ज कैप में कितना ज्यादा बायस आ गया है। सिमिलरली जब उनका स्मॉल कैप में जरूरत से ज्यादा बायस आ जाता है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में 10-12 फंड आ जाते हैं और उन्होंने 4-5 साल में वो पूरा पोर्टफोलियो बनाया, अलग टाइम पे अलग फंड्स में पैसा डाल डाल के, कोई फंड की ज्यादा ग्रोथ हुई, कोई फंड की थोड़ी सी कम ग्रोथ हुई। तो वैसे कभी कभी हमने ये देखे पॉकेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ गया है स्मॉल कैप में और क्लाइंट को पता नहीं है। इन्वेस्टर को लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ 10-20% का एक्सपोजर है स्मॉल कैप में, मगर बाद में पता चला एनालिसिस के बाद कि 40-50% का एक्सपोजर हो गया। तो इसलिए फंड सिलेक्शन कर सकते हैं, दूसरे फंड में भी डाल सकते हैं, मगर ओवरऑल पोर्टफोलियो पे नजर रख के। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल और भी हैं जो हमें शामिल करने हैं शो पर, और राजेंद्र सिंह हमारे दर्शक का सवाल हम लेंगे। लेकिन उस बीच अगर आप भी इस शो पर शामिल होना चाहते हैं और बारीकी से अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को चेक करवाना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। आपके सवाल आप लिखित रूप में भेज सकते हैं, साथ ही वीडियो के जरिए रिकॉर्ड करके अपना सवाल अपलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप इस शो का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तब भी आपको अपने सवाल के साथ बस एक लाइन डाल देनी है कि आप शो पर आकर लाइव हमारे साथ जुड़कर अपने सवाल को हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, और हम आपको शो में यहाँ शिरकत करने का मौका देंगे। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।